साथियों, आप सभी का विजय यहाँ के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स वार्षिकी 2020 के तहत 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे, जो आपके आगामी RO ARO के मेंस और जो 66वीं 66 BPSC का जो प्री का एग्ज़ाम होना है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जो भी वनडे एग्ज़ाम होंगे उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला है मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना। तो पूछा जा सकता है कि यह योजना किस राज्य सरकार की है। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना यह मध्य प्रदेश की है। आगे चलते हैं। अगला है कोविड बीप ऐप। तो यह कोविड बीप ऐप के बारे में बात करें तो यह भारत की पहली स्वदेशी किफ़ायती वायरलेस शारीरिक मानक निगरानी प्रणाली है। तो मतलब जो मरीज हैं उनको दूर से ही उनकी निगरानी करने के लिए एक वायरलेस जो है मशीन है, या कह सकते हैं वायरलेस निगरानी प्रणाली है। अगला है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा के बारे में, टेक महिंद्रा ने उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किया है। तो किसने किया है? टेक महिंद्रा ने किया है। अगला है किरण एम मजूमदार, एम मतलब मजूमदार शाह, किरण मजूमदार शाह के बारे में। तो इनको EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया है, और यह भारत की पहली महिला तथा यदि व्यक्ति के रूप में देखें तो तीसरी भारतीय महिला के रूप में पहली भारतीय महिला है, और व्यक्ति के तौर पर तीसरी भारतीय हैं। इससे पहले जो है 2005 में नारायण मूर्ति को और 2014 में उदय कोटक को भी यह पुरस्कार दिया जा चुका है। अगला है पेट्रोपोल एकीकृत चेक पोस्ट। तो याद रखिएगा, यह चेक पोस्ट किसके मध्य में है? तो भारत और बांग्लादेश, भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के मध्य में है। इसके अलावा दो और चेक पोस्ट के नाम याद रखिएगा जो कि नेपाल के मध्य में है। एक है आपका चोग बनी विराटनगर एकीकृत चेक पोस्ट, जो कि 2020 में इसको खोला गया था भारत नेपाल के बीच में, और यह भारत नेपाल के बीच दूसरा है। और पहला कौन सा था? पहला रक्सौल बीरगंज एकीकृत चेक पोस्ट 2018 में इसको खोला गया था भारत और नेपाल के मध्य में। अगला है #I कॉमिट इनिशिएटिव। तो यह जो #I कॉमिट इनिशिएटिव है, इसको एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड CEESL, जो कि आपका ऊर्जा मंत्रालय या कह सकते हैं विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसके द्वारा इस पहल को प्रारंभ किया गया है विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि 5 जून को मनाया जाता है, उसके अवसर पर। और यह जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड या EESL है, इसका गठन 2009 में किया गया था। आगे चलते हैं। अगला है हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स पहल। तो यह जो पहल है, इसको विश्व पर्यावरण दिवस अर्थात 5 जून को EESL मतलब एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID के मैत्री कार्यक्रम की साझेदारी में यह पहल शुरू की है। तो इसको याद रखिए, किसके साथ मिलकर इसको चालू किया गया है? तो जो US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की जो मैत्री पहल है, उसके तहत इसको शुरू किया गया है। अब थोड़ा सा मैत्री जो पहल, इसके बारे में बात करें तो मैत्री का पूरा नाम है मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। तो यह जो कह सकते हैं कार्यक्रम है, यह भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय और USAID के बीच भारत अमेरिका द्विपक्षीय साझेदारी का एक हिस्सा है। अगला है साल भर 60 अभियान। ठीक है, साल भर 60 अभियान, यह 12 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता रिद्धिमा पांडे, जो कि हरिद्वार उत्तराखंड की हैं, इनके द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो यहाँ पर ये 60 का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है शहरों में PM 2.5 जो पर्टिकुलेट मैटर होता है, उसका जो 2.5 है उसका स्तर 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर सुनिश्चित किया जाए। मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, यह सुरक्षित सीमा मानी जाती है PM 2.5 के स्तर की। आगे चलते हैं। ऑनलाइन अपशिष्ट प्रबंधन प्लेटफॉर्म। तो यह ऑनलाइन अपशिष्ट प्रबंधन प्लेटफॉर्म है, इसको आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2020 को प्रारंभ किया गया है। अगला है सुंदरवन में सौर माइक्रोग्रिड स्थापित किया गया है। ठीक है, यह सौर माइक्रोग्रिड जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया है? WWF इंडिया के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, यह जो WWF है, WWF इंडिया, यह इसकी स्थापना जो है भारत में 27 नवंबर 1969 को की गई थी। और इसके अलावा याद रखिएगा
जो आपका सुंदरवन वाला इलाका है जहाँ पे आपका बंगाल खाड़ी है, यहीं पर दो द्वीप भी हैं, सतजेलिया द्वीप और कुमिरमारी द्वीप। ठीक है, तो इन द्वीपों के बारे में भी नाम याद रखिएगा। इसी के साथ इसी में याद रखिएगा एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना ICMZ, यह जो है परियोजना विश्व बैंक समर्थित परियोजना है। और इसके अलावा सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट, दो योजना, एक तो एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना, तो यह विश्व बैंक समर्थित परियोजना है। दूसरी सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट जो है SICOM, इसकी स्थापना पर्यावरण मंत्रालय के तत्वाधान में हुई थी। तो दोनों याद रखिए किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला है चैलेंजर गर्त, तो यह चैलेंजर ट्रेंच कह सकते हैं। यह मरियाना ट्रेंच में, मरियाना ट्रेंच कहाँ है, यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो चैलेंजर गर्त आपका मरियाना ट्रेंच का सबसे कह सकते हैं गहरा पॉइंट है। काथा सुलीवन ये पहली महिला एवं पांचवी व्यक्ति हैं, मतलब व्यक्ति के तौर पर देखेंगे तो पांचवी हैं, और ये इंडिविजुअल महिला के तौर पर देखेंगे तो पहली महिला हैं जो चैलेंजर गर्त में, मतलब ये जो सबसे गहरा पॉइंट है यहाँ तक पहुँची हैं। और ये जो काथी सुलीवन है ये अंतरिक्ष में जाने वाली अमेरिका की पहली महिला थी। तो याद रखिएगा विश्व की पहली महिला नहीं, अमेरिका की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। कब? 1984 में। तो नाम याद रखिएगा काथी सुलीवन। अगला है विश्व प्रत्यायन एक्रीडिएशन दिवस। ठीक है, जो मान्यता प्रदान की जाती है उसी को एक्रीडिएशन कहा जाता है। तो विश्व प्रत्यायन या एक्रीडिएशन जो डे होता है ये प्रत्येक वर्ष 9 जून को मनाया जाता है। और इस बार की जो इसकी थीम है वह है एक्रीडिएशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। अगला है भारत और डेनमार्क के बीच बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया गया। तो ये पूछा जाए कि भारत ने किस देश के साथ बिजली क्षेत्र में समझौता किया है सहयोग के लिए, तो डेनमार्क के साथ समझौता किया है। और डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। अगला है जावेद इकबाल वानी। तो जावेद इकबाल वानी जो हैं ये जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। अगला है देहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व। तो याद रखिएगा देहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर स्थित है? यह आपके असम में स्थित है। और यह चर्चा में क्या आया था? तो कोयला खनन की वजह से चर्चा में आया था। और यहीं पर जो एक है सल्की प्रपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट है। ठीक है, ये जो सल्की प्रपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट है ये प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये जो आपका देहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व है ये प्रोजेक्ट एलिफेंट का हिस्सा है। और ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है यह फरवरी 1992 में प्रारंभ किया गया था और पूर्णतः केंद्र पोषित योजना है तथा प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ये 16 राज्यों में चलाया जा रहा है। और इसके अलावा यह भी याद रखिएगा कि जो विश्व हाथी दिवस होता है ये प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसके साथ ही आप राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBW के बारे में भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वर्ष 2003 में की गई थी। कब की गई थी? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी। और इसकी अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। और किस अधिनियम के तहत इसको स्थापित किया गया था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वर्ष 2003 में। इसके अलावा जब हाथी की बात कर ही रहे हैं तो यदि हम कहें सर्वाधिक हाथी भारत में कहाँ पाई जाती है तो कर्नाटक में पाई जाती है, दूसरे नंबर पे असम पे और तीसरे नंबर पे केरल है। तो याद रखिएगा सर्वाधिक हाथी कहाँ पे है? कर्नाटक नंबर 1 पर है, दूसरे पे असम है, तीसरे पे केरल है। इसके अलावा हाथियों से संबंधित एक और कार्यक्रम है माइक कार्यक्रम। तो याद रखिएगा माइक कार्यक्रम जो है यह हाथियों के संबंधित है या हाथियों के संरक्षण संबंधित है। इसको 2003 में जो है दक्षिण एशिया के देशों के लिए प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा मुख्यतः जो हाथी हैं दो तरीके के होते हैं, एक एशियन हाथी होता है, एक अफ्रीकन हाथी होता है। अब कई बार पूछा जा सकता है कि आयुष्मान की जो रेड लिस्ट होती है उसमें ये किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिएगा जो एशियन हाथी जो आपके भारत में पाई जाती है इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, जबकि जो अफ्रीकन हाथी है वो वल्नरेबल कैटेगरी में है। मतलब खतरा ज़्यादा किसको है? जो एशियन हाथी है। आगे चलते हैं तुरंत कस्टम्स। यह जो तुरंत कस्टम्स है यह कार्यक्रम क्या है? तो यह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC द्वारा बेंगलुरु व चेन्नई में या कह सकते हैं कर्नाटक और तमिलनाडु में फ्लैगशिप कार्यक्रम इसको लॉन्च किया गया है 2 शहरों के बीच में। यह किस लिए है? तो यह आयातित वस्तुओं के लिए इसको प्रारंभ किया गया है कि जो उससे संबंधित मतलब अप्रूवल वगैरह होते हैं वो उन कार्यों में थोड़ी सी तेज़ी लाई जा सके। इसके अलावा
ये जो तुरंत कस्टम्स कार्यक्रम है, अभी तो इसको फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ किया गया, मतलब पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। और इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसमें हमारी भारत की जो रैंक है उसमें सुधार इससे होगा। अब जब हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात किए ही हैं, तो थोड़ा सा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो 2020 की, इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए इसको जारी कौन करता है। इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और 2003 से इसको प्रत्येक वर्ष जारी किया जा रहा है। और जो 2020 की रिपोर्ट है इसमें कुल 190 देशों को शामिल किया गया है और यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है 10 संकेतकों पर आधारित होता है, अर्थात 10 इंडिकेटर पर आधारित होता है। और 2020 की जो रिपोर्ट आई है या जो रैंकिंग जारी की गई है, इसमें भारत की जो रैंक है वो 63वीं है, 63 है, जबकि 2019 में भारत की रैंक कितनी थी? 77 थी। तो 2019 से 2020 की अगर कंपेयर करें तो 14 अंकों का या 14 स्थानों का सुधार हुआ है। ठीक है, तो 2019 में 77 थी और 2020 में 63 है। और यदि हम कहें कि ये जो रिपोर्ट आई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें पहले नंबर पर कौन है? तो इसमें पहले नंबर पर न्यूजीलैंड है, जबकि सबसे लास्ट में कौन है? तो सबसे लास्ट में आपका सोमालिया है। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 24 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20। तो याद रखिएगा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 इसको FSSAI के द्वारा प्रारंभ किया गया है या इसके द्वारा जारी किया गया है। यह जो FSSAI है इसकी स्थापना जो है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत वर्ष 2008 में, कब हुआ था? 2008 में। अधिनियम 2006 का है और स्थापना 2008 में होती है। इसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है और यह किस मंत्रालय के तहत आता है? तो यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला है जैव विविधता उद्यान के बारे में। तो जैव विविधता उद्यान इसकी स्थापना जो है उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले में की गई है। कब की गई है? और इसका उद्घाटन जो है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर किया गया है। तो याद रखिएगा जैव विविधता उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में। अगला है राइन नदी के बारे में बात करें तो राइन नदी जो है ये चर्चा में इसलिए आया था कि ग्रीष्मकाल में पिछले 2 दशकों की तुलना में यहाँ पर अपने न्यूनतम जल स्तर पर पहुँच गई है। और जिसकी वजह से क्या है कि इसमें जो शिपिंग होती है, बड़े स्तर पर इसमें शिपिंग होती है, तो शिपिंग में व्यवधान, जब पानी कम हो गया तो उससे क्या होगा? शिपिंग में व्यवधान उत्पन्न होगा। इसी वजह से यह चर्चा में आई थी। तो राइन नदी के बारे में याद रखिएगा, यह आपका आल्प्स पर्वत, स्विट्जरलैंड और उसके अगल बगल के कई पड़ोसी देशों में जो आल्प्स पर्वत फैला हुआ है, तो जो हिस्सा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, तो स्विट्जरलैंड वाले हिस्से में जो आल्प्स पर्वत आता है वहाँ से राइन नदी निकलती है और उसके बाद यहाँ से स्विट्जरलैंड से होते हुए जर्मनी और फिर नीदरलैंड होते हुए उत्तरी सागर में जाकर के गिर जाती है। तो आल्प्स पर्वत से निकलती है और उत्तर दिशा में बहते हुए उत्तरी सागर में जाकर के गिर जाती है, मिल जाती है। और यह जो आपकी राइन नदी है, यह विशेषता क्या है? यह भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है और इसी क्षेत्र में जो है रूर कोयला क्षेत्र, चूँकि यहाँ इसके जो कह सकते हैं अपवाह क्षेत्र है, इसमें कोयला के भी क्षेत्र है, तो रूर कोयला क्षेत्र जो है इसके अपवाह क्षेत्र पड़ता है जो कि जर्मनी में स्थित है। इसके अलावा जो राइन नदी है विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी मानी जाती है। आगे चलते हैं। बांस जो होता है, बांस या जिसे बम्बू कहते हैं, बैम्बू, तो बांस आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 25% कर दिया गया है। आगे चलते हैं। भारत की सॉवरेन रेटिंग के बारे में बात करें तो इसमें कई सारी रेटिंग एजेंसियां होती हैं। तो जैसे कि जो S&P क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसके द्वारा भारत की जो रेटिंग है सॉवरेन रेटिंग BBB पर बरकरार रखा गया है। सॉवरेन रेटिंग से आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि कोई कर्ज लेता है तो कितनी संभावना या उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है कि वो कर्ज को आसानी से चुका सके, तो यही आपका सॉवरेन रेटिंग निर्धारित करता है या बताता है। तो आपका S&P क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है इसके द्वारा BBB- जो पहले रेटिंग थी उसी पर इसको बरकरार रखा गया है, जबकि मूडीज जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इसके द्वारा भारत की सॉवरेन रेटिंग को Baa2 से घटा करके Baa3 कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, या इसको शॉर्ट में हम लोग नीरी के नाम से जानते हैं, और पीसीएस में कई बार इसको पूछा गया है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो नीरी की स्थापना 1958 में 1958 में हुई थी और यह महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। इसी में आप याद रखिएगा जो CSIR है अर्थात वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना 1942 में होती है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं और इसका उपाध्यक्ष केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री होते हैं।
आगे चलते हैं ऑपरेशन डेजर्ट चेंज। तो ऑपरेशन डेजर्ट चेंज जो है यह भारतीय सेना, यूपी एटीएस, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश एटीएस है, और राजस्थान पुलिस, इसके द्वारा मिल करके जो ऑपरेशन डेजर्ट चेंज है, तो याद रखिएगा भारतीय सेना, यूपी एटीएस और राजस्थान पुलिस के द्वारा मिल करके इसको चलाया गया था। किस लिए चलाया गया था कि जो लोग जो हैं जासूसी करते हैं, मतलब देश के विरुद्ध में जासूसी करते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए, तो 2 रक्षा कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया जासूसी के अपराध में इस ऑपरेशन डेजर्ट चेंज के माध्यम से। और ये जो गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी किसके तहत हुई है, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत जो है इस मतलब एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। और यह जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 है, यह सरकारी कर्मचारी और नागरिक दोनों पर ही लागू होता है। तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि जो सरकारी एम्प्लॉय हैं उन्हीं पर लागू होता है, सरकारी एम्प्लॉय के साथ जो नागरिक हैं उन पर भी यह अप्लाई होता है। आगे चलते हैं आई फ्लोज मुंबई, यह जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई एक प्रणाली है। तो आई फ्लोज मुंबई जो है यह अत्याधुनिक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली है। मतलब जो वहाँ पे मुंबई में अक्सर बाढ़ आ जाती है तो उसके लिए एक चेतावनी प्रणाली है। तो याद रखिएगा आई फ्लोज मुंबई क्या है, यह अत्याधुनिक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली है और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है। किसके लिए, मेनली मुंबई के लिए। और मुंबई जो है एक द्वीप पर स्थित शहर है। किस द्वीप पर स्थित है, तो सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। इसके अलावा भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है IITM, यह जो कहाँ पर स्थित है, कई बार पूछा गया है, तो यह आपके महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। आगे चलते हैं वंशधारा नदी जल विवाद। तो वंशधारा नदी जल विवाद याद रखिएगा किसके मध्य में है यह विवाद, तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के मध्य में 2009 से यह विवाद चला आ रहा है। वंशधारा नदी की बात करें तो वंशधारा नदी जो है ये थुआमुल रामपुर, आपके उड़ीसा के कालाहांडी जो जिला है, कालाहांडी जिला के थुआमुल रामपुर नामक स्थान से यह निकलती है और इसका प्रवाह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में होता है। और इसमें प्रवाहित होते हुए यह रसिकुल्ला और गोदावरी के मध्य से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इसके अलावा थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो आर्टिकल 262 है यह अंतर्राज्यीय जल विवाद, आर्टिकल 262 जो है अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित है। और यह जो आर्टिकल है इसी के तहत ही नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 को बनाया गया था या लागू किया गया। आगे चलते हैं दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड DSDBO। तो यह रोड कहाँ पे है, लद्दाख में, भारत का सबसे यह उत्तरी इलाका है, ठीक है, जो इलाका है वहाँ पर यह रोड जाती है। और जो श्योक है यह अंतिम भारतीय ग्राम है। इसके अलावा यह जो रोड है लेह को काराकोरम दर्रे से जोड़ती है, जो चीन के सिंजियांग प्रांत से लद्दाख को अलग करती है। चीन के सिंजियांग प्रांत से लद्दाख को अलग करने का कार्य करती है। जो इसके अलावा जो दौलत बेग ओल्डी है यह श्योक तथा काराकोरम दर्रे के बीच 1600 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक पठार है। ये 16,000 है, 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक पठार है दौलत बेग ओल्डी, ठीक है, श्योक तथा काराकोरम दर्रे के बीच में। आगे चलते हैं सियाचिन ग्लेशियर जो है ये लद्दाख में स्थित है। तो लद्दाख में आप जहाँ सिंधु नदी निकलती है, सिंधु नदी के आप उत्तर में देखेंगे तो नुब्रा घाटी है। नुब्रा घाटी के उत्तर में जो है सियाचिन ग्लेशियर है। आगे चलते हैं पंचवटी योजना। तो पंचवटी योजना ये हिमाचल प्रदेश की है और यह किस लिए है, तो यह हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रारंभ की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे चलते हैं क्लाउड आधारित भुगतान समाधान सर्विस प्रोवाइडर एमपेस पेमेंट सिस्टम इंडिया ने संपर्क रहित एटीएम निकासी सक्षम बनाने के लिए मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है। मतलब कि आपको जो एटीएम मशीन होती है उसको टच नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो संपर्क रहित एटीएम निकासी सक्षम बनाने के लिए मास्टर कार्ड से भागीदारी की है और अमेरिका के बाद भारत दूसरा यह सुविधा देने वाला देश हो जाएगा। आगे चलते हैं भारतीय रेलवे जो है OHE हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट क्षेत्र में उच्च पहुंच वाले पैनोग्राफ के साथ डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने वाला पहला रेलवे बन गया है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। और यह कहाँ चलाया गया है, गुजरात के पालनपुर और बोड़ाद स्टेशनों के मध्य चलाया गया है। और यह जो आपका
स्टेशन आता है यह पश्चिमी रेलवे के मध्य में आता है और पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। आगे चलते हैं। सो हो जोडो पहल जो है यह आपकी बांग्लादेश की पहल है। कहाँ की पहल है? बांग्लादेश की है। और यह किस लिए है? तो प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा का एक ऑनलाइन नेटवर्क है जहाँ पे लोग जो है आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, जो कि कोविड-19 के इलाज में काफ़ी प्रभावी साबित होता है। आगे चलते हैं। लियोपोल्ड द्वितीय के बारे में बात करें तो 1865 से लेकर 1909 तक इसने बेल्जियम पर शासन किया था, मतलब यहाँ का राजा था। और अभी हाल ही में क्या हुआ था कि जो अश्वेतों के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है विश्व के कई देशों में, तो उसके तहत प्रदर्शनकारियों ने इसकी प्रतिमा को गिरा दिया। क्यों गिरा? इस लियोपोल्ड द्वितीय के ऊपर नस्ल भेद का आरोप लगा करके इसने अपने कार्यकाल के समय में नस्ल भेद को बढ़ावा दिया। 1908 में कांगो को बेल्जियम सरकार के हाथों बेच दिया गया था, ठीक है। और बेल्जियम जो कांगो है यह बेल्जियम का उपनिवेश बन गया था और कांगो के जो संसाधन है उसका शोषण किया गया था। उसको शोषित करके बेल्जियम को बढ़ावा देने के लिए, बेल्जियम के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया था। और बेल्जियम की राजधानी की बात करें तो बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स है। और इसके अलावा कांगो की राजधानी कहाँ है? किसानसा है, ठीक है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और कांगो की राजधानी किसानसा है। आगे चलते हैं एडवर्ड कार्लस्टन के बारे में। तो एडवर्ड कार्लस्टन जो हैं ये भी नस्ल भेदी विरोध प्रदर्शनों के तहत इनकी प्रतिमा को गिराया गया है। एडवर्ड कार्लस्टन जो है 17वीं शताब्दी का एक दास व्यापारी था और यह रॉयल अफ्रीकन कंपनी का शीर्ष अधिकारी था। तो याद रखिएगा एडवर्ड कार्लस्टन कौन था। इसके अलावा इसी कड़ी में एक नाम और आता है विंस्टन चर्चिल का। तो नस्ल भेदी विरोध प्रदर्शनों के तहत विंस्टन चर्चिल की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की गई है। यह यूके का, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रहे द्वितीय विश्व युद्ध के समय। द्वितीय विश्व युद्ध कब होता है? 1900 के समय। ये 1940 से 45 तक जो है ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अगला है कृष्णा तथा गोदावरी नदी जल विवाद। तो याद रखिए किसके मध्य में है? तो कृष्णा नदी गोदावरी जल विवाद जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मध्य में यह विवाद है। और गोदावरी नदी विवाद गोदावरी नदी जो विवाद है, एक तो कृष्णा तथा गोदावरी जल विवाद है, कृष्णा जो विवाद है ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मध्य में, जबकि जो गोदावरी नदी विवाद है यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के मध्य का विवाद है। इस बात को याद रखिएगा, दोनों अलग अलग विवाद है। अगला है माइक्रोप्लास्टिक। तो माइक्रोप्लास्टिक के बारे में याद रखिएगा, माइक्रोप्लास्टिक जो होते हैं 5 मिलीमीटर से भी छोटे आकार के प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं। तो किस साइज के? 5 मिलीमीटर से भी छोटे आकार के प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं। इसी में एक आता है थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। यदि आ जाए थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन किससे संबंधित है तो इसके बारे में याद रखिएगा कि गहरी महासागरीय धाराएं पानी की घनत्व में अंतर से उत्पन्न होती हैं। जो आप कि महासागरों या समुद्रों में जो गहराई में जो महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? पानी का जो डेंसिटी होता है उसमें अंतर की वजह से उत्पन्न होती हैं। अब घनत्व में अंतर से जो है तापमान और लवणता उत्पन्न होती है, जिससे तापमान जो घनत्व में अंतर होता है उसको तापमान और लवणता द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस घनत्व में अंतर के कारण उत्पन्न होने वाली सागरीय धाराओं की प्रक्रिया को थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन के रूप में जाना जाता है। तो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन क्या है? तो घनत्व में अंतर के कारण उत्पन्न होने वाली सागरीय धाराओं की प्रक्रिया को। और इसके बाद इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखिएगा कि लवणता यदि बढ़ेगी अर्थात सैलिनिटी अगर बढ़ेगी तो जल का जो डेंसिटी है वो भी क्या होता है? बढ़ता है। मतलब जल में यदि नमक की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है, साधारण भाषा में कहें यदि जल में नमक की मात्रा बढ़ेगी तो जल का घनत्व भी बढ़ता जाएगा। अगला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2020 के बारे में। तो इसको जो है कोविड-19 की वजह से रद्द कर दिया गया है और यह तीसरी बार है जब इसको रद्द किया गया। इससे पहले 1970, 1990 और 2020 में इसको तीसरी बार रद्द किया गया है। और जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसको फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति की, जिनका नाम था रेमन मैग्सेसे था, इनकी स्मृति में इसको प्रारंभ किया गया था 1957 में, 1957 में। और यह पुरस्कार 5 श्रेणियों में दिया जाता है और 2019 में था, 2020 का रद्द किया गया। इससे पहले वाला जो था 2019 में रवीश कुमार को भारत के रवीश कुमार को यह पुरस्कार दिया गया था। मतलब कई लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। यदि भारत की तरफ से देखें तो भारत की तरफ से भारत के रवीश कुमार को दिया गया था। ये पत्रकार हैं और भारत के ये 6ठे पत्रकार हैं जिनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यदि कहा जाए कि पहले भारतीय कौन थे जिन्हें यह पुरस्कार मिला,
तो पहले भारतीय आचार्य विनोबा भावे थे, और पहली महिला की बात करें तो पहली महिला मदर टेरेसा थी। आगे चलते हैं होप मार्स मिशन। तो यह यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात का पहला मंगल मिशन है, जिसको 14 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया है, और यह फरवरी में जो है मंगल पर पहुंचने की इसकी उम्मीद है। इसको जापान से लॉन्च किया गया, मतलब इसको लॉन्च करने में जो जापान ने मदद की है, और यह एक कहा जाए तो अरेबियन कंट्री का पहला मंगल मिशन है। आगे चलते हैं एशियाई शेरों की संख्या में वृद्धि के बारे में। तो गुजरात के गिर के जंगलों एवं सौराष्ट्र में एशियाई शेरों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई, और मेनली यहीं पर पाए जाते हैं। इनकी वृद्धि कितनी दर्ज की गई है? 29% वृद्धि दर्ज की गई है। 2015 में जब इनकी गणना की गई थी तो 523 थी इनकी संख्या, और 2020 में इनकी संख्या कितनी हो गई? 674 हो गई, और प्रत्येक 5 वर्ष पर इनकी गणना की जाती है, और इस बार 29% की वृद्धि हुई है। और जो 2020 की जो गणना हुई है, यह 11वीं नंबर की इनकी गणना थी। पहली बार कब हुई थी? पहली बार जो है 1936 में जूनागढ़ के, गुजरात के जूनागढ़ के तत्कालीन नवाब के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था, और 1965 से वन विभाग द्वारा इसको नियमित रूप से कराया जा रहा है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि इस बार जो संख्या का अनुमान, एशियाई शेरों की जो संख्या का अनुमान है, उसके लिए पूनम जो है पूर्णिमा से संबंधित है, पूनम अवलोकन नामक निगरानी प्रक्रिया के माध्यम से यह संख्या का अनुमान व्यक्त किया गया। तो याद रखिएगा, पूनम जो अवलोकन निगरानी प्रक्रिया है किससे संबंधित है? तो एशियाई शेरों की गणना से संबंधित है। इसके अलावा याद रखिएगा, एशियाई शेर संरक्षण परियोजना जो है, इसको 2008 में प्रारंभ किया गया था, 2018 में प्रारंभ किया गया था, और इस परियोजना का कार्यकाल कितना रखा गया है? 3 वर्ष के लिए रखा गया है। और जो एशियाई शेर होते हैं, ये आईयूसीएन के इंडेंजर्ड कैटेगरी में के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो बाघ के लिए प्रारंभ किया गया है। ये एशियाई शेर है, दोनों में अंतर है। और जो बाघ होता है ये हमारा राष्ट्रीय पशु, मतलब भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, ना कि शेर है। तो एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए वर्ष 2018 में, और जो प्रोजेक्ट टाइगर वो 1973 में बाघ के संरक्षण के लिए प्रारंभ किया गया था। आगे चलते हैं भारत में बीटी कपास के बारे में। तो भारत में बीटी कपास जो है एकमात्र अनुमति प्राप्त जीएम फसल अर्थात जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है। इसको कब अनुमति दी गई थी? 2002 में अनुमति प्रदान की गई थी। जेनेटिक इंजीनियरिंग और मूल्यांकन समिति GEAC जो है, यह पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक निकाय है जो जीएम अर्थात जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के वाणिज्यिक उत्पादन को अनुमति प्रदान करने का कार्य करता है। तो याद रखिए, कौन प्रदान करता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं, ओपेक के बारे में बात करें तो ओपेक जो है यह है क्या? तो यह पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, तथा अभी यह चर्चा में क्यों है? तो सऊदी अरब ने कच्चे तेल के दामों में बीते 2 दशकों में सर्वाधिक वृद्धि की है, तो इसकी वजह से यह चर्चा में आया था। जो ओपेक है, इसकी स्थापना 10 से 14 सितंबर 1960 को बगदाद सम्मेलन, जो यह बगदाद सम्मेलन है इराक में 10 से 14 सितंबर 1960 के मध्य में हुआ था। तो इसी सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब तथा वेनेजुएला ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें सदस्यों की संख्या आपकी 14 है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। इसके अलावा 2018 में कतर ओपेक से बाहर हो गया है। ठीक है, ओपेक से, यहाँ भारत नहीं, ओपेक से बाहर हो गया है। इसके अलावा भारत को पेट्रोलियम तेल आपूर्तिकर्ता के बारे में कहें तो शीर्ष आपूर्तिकर्ता कौन है पेट्रोलियम तेल के? तो नंबर 1 पर आपका इराक है, दूसरे पे सऊदी अरब है, तीसरे पे ईरान है, और चौथे पे यूएई है। ठीक है, इराक, सऊदी अरब, ईरान, यूएई। आगे चलते हैं, अथिरापल्ली जल विद्युत परियोजना। अथिरापल्ली जल विद्युत परियोजना एक विवादास्पद जल विद्युत परियोजना है। यह कहाँ पर इसको स्थापित किया जा रहा है? तो केरल के त्रिशूर जिला में। कहाँ पर? केरल के त्रिशूर जिला में। और यहीं पर एक नदी है चालकुंडी नदी, यह एक संवेदनशील नदी मानी जाती है। तो यहीं पर ये अथिरापल्ली जल विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही, जिसका जो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं विरोध कर रहे हैं। और इसका ये जो चालकुंडी नदी है, इसका उद्गम जो है अन्नामलाई की पहाड़ियों से होता है। अन्नामलाई की पहाड़ी से केरल में होता है, और यह केरल की चौथी सबसे लंबी जो है नदी है। ठीक है, चालकुंडी नदी जो है यह केरल की चौथी सबसे लंबी नदी है। तो पहली कौन सी है? तो पहली आपकी केरल की पेरियार नदी है। और जो ये चालकुंडी नदी है कहाँ गिरती है? अरब सागर में जाकर के गिर जाती है।
इसके अलावा यहीं पर जो है, जहाँ पर यह आपकी परियोजना स्थापित की जा रही है, कादर जनजाति भी रहती है, जिसके विस्थापन का खतरा है इस परियोजना की वजह से, वो भी इसमें विरोध कर रही है। तो याद रखिए, कादर जनजाति कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। अगला है भारत लाओस संबंध के बारे में। तो लाओस के बारे में याद रखिएगा, लाओस की राजधानी कहाँ है? वियंतियाने या ब्यांगचान। तो दोनों नाम याद रखिए, वियंतियाने या ब्यांगचान, कुछ भी लिख सकते हैं। लाओस जो है दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र स्थलबद्ध देश है, मतलब लैंडलॉक्ड कंट्री है या दक्षिण पूर्व एशिया का। इसके बगल में आप देखेंगे तो वियतनाम है, ठीक है, थाईलैंड है, म्यांमार है, तो ये इसके बगल में है। और यह फ्रांस का उपनिवेश था, ठीक है। और फ्रांस स्वतंत्र कब होता है? 1953 में, 1953 में स्वतंत्र होता है। और लाओस से जो है मेकांग नदी होकर के गुजरती है, ठीक है। और यहीं लाओस में ही थलंग लूपा स्तूप भी स्थित है। कहाँ स्थित है थलंग लूपा स्तूप? आपका लाओस में स्थित है। आगे चलते हैं, आनंद मोहन जुत्सी गुलजार दहलवी। तो आनंद मोहन जुत्सी गुलजार दहलवी एक उर्दू कवि थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और उर्दू में प्रकाशित, जो कि सरकार के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है, तो उर्दू में प्रकाशित की जाने वाली एकमात्र विज्ञान पत्रिका साइंस की दुनिया के ये संपादक थे। साइंस की दुनिया का प्रकाशन 1975 से किया जा रहा था। और भारत में उर्दू स्कूलों की स्थापना का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। फीफा रैंकिंग 2020 की बात करें तो फीफा रैंकिंग 2020 जो है, इसमें भारत की रैंकिंग जो है 108वीं है। 2019 में भी 108वीं थी, तो रैंकिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। 2019 में 108 और 2020 में भी 108। तो पहले नंबर पे कौन है इसमें? पहले नंबर पे आपका बेल्जियम है, दूसरे पे फ्रांस है, तीसरे पे ब्राज़ील है। और जो फीफा, जो कि फुटबॉल संबंधित, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। इतना चीज़ याद रखिएगा, भारत की रैंकिंग 108वीं है। पहले पे बेल्जियम है, दूसरे पे फ्रांस है, तीसरे पे ब्राज़ील है। आगे चलते हैं, के संजीता चानू। तो के संजीता चानू एक खिलाड़ी हैं जो कि भारोत्तोलक हैं और मणिपुर से संबंधित हैं। इनको अभी हाल ही में डोपिंग के आरोपों से मुक्त किया गया है। और ये राष्ट्रमंडल खेलों में 2 बार स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं, 2014 ग्लासगो में और 2018 गोल्ड कोस्ट में। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ है, जिसने इन्हें डोपिंग के आरोपों से मुक्त किया है, इसका हेडक्वार्टर आपका हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में स्थित है। आगे चलते हैं, रतन लाल। तो रतन लाल जो है, ये एक भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक है जिनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला है स्त्री कार्यक्रम। स्त्री कार्यक्रम की बात करें तो इसको हैदराबाद सिटी पुलिस, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित, तो हैदराबाद सिटी पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया है। और यह कार्यक्रम घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं के लिए प्रारंभ किया गया है, स्त्री कार्यक्रम। अगला है G20 देशों द्वारा 21 बिलियन डॉलर के फंड की घोषणा की गई है। किस लिए? कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए। ये जो आपका G20 है, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। 1997 के जो वित्तीय संकट था, इकोनॉमिकल क्राइसिस था, उसके बाद में उस संकट से निकलने के लिए। और G7 देशों के विदेश मंत्रियों के नेतृत्व में इसको स्थापित किया गया था। वर्तमान में इसके सदस्यों की बात करें तो 19 देश, भारत सहित 19 देश के सदस्य हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी इसका सदस्य है। इस प्रकार से 20 सदस्य हैं। आगे चलते हैं, इसी में देखें तो पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात, जिसने अभी मंगल 1 मिशन, होप नामक मंगल मिशन को प्रक्षेपित किया है, ये दोनों ही इसके सदस्य नहीं हैं। और जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुआ था। और 2019, मतलब इस साल से पहले वाला 14वां जो सम्मेलन हुआ था वो जापान के ओसाका में। और जो वर्तमान में 15वां सम्मेलन जो है 2020 का, जो कि ऑनलाइन कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन माध्यम से इसको आयोजित किया गया है, इसकी अध्यक्षता किसको दी गई थी? सऊदी अरब को। और इसका आयोजन कहाँ होना था? रियाद में होना था। जो 17वां होगा, अभी 2020 का 15वां है, 16वां वाला जो है इटली के पास है, और जो 17वां 2022 में होना है वो भारत के द्वारा आयोजित किया जाएगा। अगला है डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन ये जो है पुणे और मुंबई के बीच शुरू जो है पहली डीलक्स ट्रेन थी, ठीक है। कब शुरू की गई थी? 1 जून 1930 को प्रारंभ की गई थी, 1 जून 1930 को। यह कार्यकाल जो किसका रहा है, किस वायसराय का? तो लॉर्ड इरविन का रहा है। लॉर्ड इरविन 1926 से 31 तक ये भारत के वायसराय रहते हैं। आगे चलते हैं, कैमन द्वीप के बारे में बात करें तो कैमन द्वीप क्यों चर्चा में आया? तो कैमन द्वीप पहले देखें है कहाँ पे? तो यह पश्चिमी कैरेबियन सागर जो है, कैरेबियन सागर में एक स्वायत्त ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है, ठीक है। और यह चर्चा में इसलिए आया कि कैमन द्वीप जो है भारत में 5वें सबसे बड़े निवेशक के रूप में उभरा है वित्तीय वर्ष 2019-20 में। तो
ये 5वें नंबर पे है, तो पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे सिंगापुर है, दूसरे पे मॉरिशस है, तीसरे पे नीदरलैंड, चौथे पे अमेरिका है, पांचवें पे कैमन द्वीप है। इसके अलावा याद रखिए कि भारत 2019 में एफडीआई प्राप्त करने वाला 9वां शीर्ष देश था, जबकि 2018 में 12वें नंबर पे था, मतलब 3 अंकों का सुधार हुआ है। अब ये जो एफडीआई आई है, किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा आई? तो सबसे ज़्यादा एफडीआई जो भारत में है वो सेवा सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, दूसरे नंबर पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, तीसरे पे दूरसंचार है, चौथे पे व्यापार है और पांचवें पे ऑटोमोबाइल है। अगला है इंटरनेट नियंत्रित रोबोट, कोरोबॉट। यदि आ जाए कोरोबॉट क्या है, तो यह एक इंटरनेट नियंत्रित रोबोट है जिसके निर्माता कौन है? निर्माता इसके इंजीनियर प्रतीक तिरोड़कर हैं, महाराष्ट्र के। अगला है इसी में मैग्नेटो कैलोरिक सामग्री या मटेरियल। तो यह जो मटेरियल है कैंसर के इलाज के लिए रेयर अर्थ आधारित एक सामग्री या मटेरियल है। इसका जो विकास है, मतलब डेवलपमेंट जो इसका किया गया है, इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, यह जो संस्था है यह तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है, जिसको शॉर्ट में हम लोग ARCI इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स कहा जाता है। इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है, इसको डेवलप किया गया है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिनकी यहाँ पर हम लोगों ने बात की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।